एवरीवन, वेलकम टू ज्योति फिजिक्स ट्यूटोरियल। अभी हम बात करने वाले हैं सॉलिड फिजिक्स के या फिर फिजिक्स ऑफ मटेरियल के सिंपल हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, एंड बेसिकली आज के लेक्चर्स में जो जो हम क्वेश्चंस डील करेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, थ्योरी क्वेश्चंस भी होंगे। ये बेसिकली रिलेटेड है डायलैक्ट्रिक से कि डायलैक्ट्रिक के अंदर कैसे क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, क्या हमसे वैल्यू न्यूमेरिकली पूछी जा सकती है, क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, वो सब का हम डील करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक डायपोल्स इनसाइड द डायलैक्ट्रिक। आपका क्या प्रोसेस होता है डायलैक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल प्रोड्यूस करने का बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दो, मान लेते हैं ये आपका कोई भी डायलैक्ट्रिक मटेरियल था, आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। अब इसकी वजह से ये जो डायलैक्ट्रिक हमारा चार्ज होगा तो इसका प्रोसेस क्या रहता है, ऑप्शन ए पोलराइजेशन, बी डायपोल मोमेंट, सी ससेप्टिबिलिटी एंड डी मैग्नेटिज्म। हम बात करें ऑप्शन ए पोलराइजेशन। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जब भी आपका चार्जेस की वजह से अलग अलग चार्ज सेपरेट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो यहाँ पे क्या आएंगे, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके, एंड जो कि आपके डायलैक्ट्रिक के अंदर क्या करेंगे, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज को एंड एक साइड में आपके नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं, बी डायपोल मोमेंट, ऑब्वियसली बात है डायपोल मोमेंट कोई प्रोसेस नहीं है। सी ससेप्टिबिलिटी एक कांस्टेंट है। मैग्नेटिज्म ऑब्वियसली बात है इन चीज़ों का तो कोई लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पोलराइजेशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इजिली अडेप्ट इटसेल्फ टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से क्या है ऐसा जो कि अपने आप को तभी तैयार कर लेता है बड़े इजीली इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए। ऑप्शन ए पैसिव डायलैक्ट्रिक, बी सुपर कंडक्टर, सी एक्टिव डायलैक्ट्रिक एंड डी पोलर मोलिक्यूल। बेसिकली अगर हम बात करें इन दोनों के बारे में, हमने अभी तक डायलैक्ट्रिक पढ़ा है जो कि मोस्टली क्या होता है, हमारे इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन ये जो दो टाइप बनाए गए हैं एक्टिव एंड पैसिव, ये किस लिए बनाए गए हैं। एक्टिव डायलैक्ट्रिक वो डायलैक्ट्रिक होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को या फिर अगर आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब दी जाती है तो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन पैसिव डायलैक्ट्रिक क्या होते हैं, जो कि उसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, अगर आपको डायलैक्ट्रिक को चार्ज कराना है, उसके अंदर से मतलब कंडक्शन कराना है, तो हम किसको यूज़ करते हैं, बेसिकली एक्टिव डायलैक्ट्रिक को। एंड हमारे एक्टिव डायलैक्ट्रिक ही वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ईजिली इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। सुपर कंडक्टर कंडक्ट कराते हैं, स्टोर नहीं करते, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली कोई काम नहीं है, पैसे तो वैसे नहीं करेंगे। हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सी एक्टिव डायलैक्ट्रिक। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से कौन सा रेस्ट्रिक्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को। अभी हमने बात की, एक्टिव तो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड पैसिव क्या करते हैं, अपोज। पैसिव है हमारा ऑप्शन बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पैसिव डायलैक्ट्रिक्स। ओके, पैसिव मतलब उसके अंदर से कंडक्ट कराने नहीं देते, वो उसको अपोज करके उसकी जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलराइजेशन इज़ वेरी रैपिड। इनमें से कौन सा पोलराइजेशन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा रैपिड है, फास्टली होता है। ए इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, बी आयोनिक, सी स्पेस चार्ज पोलराइजेशन एंड डी ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। बात करें ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की, तो ओरिएंट होने में आपके आइटम्स को, आयंस को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये तो फास्ट नहीं है। बचा स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। स्पेस चार्ज पोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिकली जो आपके एटम्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं इनकी एक डिस्टेंस होती है जिसको हम बोलते हैं ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। कई बार उसको आर से या डी से डिनोट कर देते हैं। तो स्पेस चार्ज पोलराइजेशन के अंदर ये डिस्टेंस वो कवर करते हैं, यानी कि एक एटम्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आने के बाद हमारा क्या होता है, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन।
बी आयनिक पोलराइजेशन, ये किस में होगा, जब आपके आयंस होंगे अलग अलग सेपरेट होंगे पॉजिटिव नेगेटिव तब होगा। लेकिन इन सब में से सबसे फास्ट जो है वो है आपका ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन में क्या होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हो, आपने अभी वोल्टेज सप्लाई की एंड उधर साथ साथ में आपका क्या हो गया, पोलराइजेशन भी हो गया। सो सबसे फास्ट रहता है हमारा ये। एंड इन केस अगर हमसे पूछा जाए सबसे स्लो, तो सबसे स्लो रहता है ऑप्शन सी। जो आपका स्पेस चार्ज पोलराइजेशन है ये सबसे स्लो पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो सबसे फास्ट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक, एंड सबसे स्लो स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डज अ डाइलेक्ट्रिक बिकम अ कंडक्टर। आपका एक डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर कब बनता है, ए एट एवलांचे ब्रेकडाउन, बी एट अ हाई टेम्परेचर, सी एट डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, एंड डी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो बेसिकली एवलांचे ब्रेकडाउन आप इजीली जानते आ रहे हैं, जो कि हम छोटी क्लासेस से जिनर डायोड जब से हमने पढ़ा है तब से हम देखते आ रहे हैं एवलांचे ब्रेकडाउन को। हाई टेम्परेचर के ऊपर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर ये कंडक्टर बन जाएगा। सी बात आती है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की। सो ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है कि जब आपने कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई दी थी, ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक आपका कंडक्ट करा रहा था, जितना करा रहा था स्टोर कर रहा था, उसके बाद आपने उसकी क्या की, इलेक्ट्रिक सप्लाई और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी। वो और ज़्यादा इंक्रीज़ की सप्लाई, तो उससे क्या हुआ, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर बॉन्ड्स हैं आपस में वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। तो एकदम से फास्टली ये क्या बन जाते हैं, अपनी सारी की सारी डाइलेक्ट्रिक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, उनको लॉस कर देते हैं और क्या बन जाते हैं, एक अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। सो आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एक ऐसा ब्रेकडाउन होता है जहाँ पे आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के क्या बन जाता है, आपका कंडक्टर बन जाता है। सो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी एट डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकडाउन्स ऑक्यूर्स एट अ हाइयर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के ऊपर इनमें से कौन सा ब्रेकडाउन होता है, ए एवलांचे ब्रेकडाउन, बी थर्मल, सी इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन, एंड डी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक अभी हमने स्टडी किया है, बात हो रही है हाइयर टेम्परेचर पे। सो इनमें से वैसे भी अगर हमें जज करना पड़े तो ऑब्वियसली थर्मल ब्रेकडाउन क्या होगा, थर्मल की वजह से, हीट की वजह से, जो भी जैसे जैसे आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई दी तो क्या होगा, हीट भी जनरेट होगी वहाँ पे। तो वो जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से जैसे जैसे आपका टेम्परेचर हाई होगा तो आपका कौन सा ब्रेकडाउन होगा, थर्मल ब्रेकडाउन। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन मोबिलिटी इंक्रीज। जब भी आपकी मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। जो आपका इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। मोबिलिटी मीन्स टू से जो आपके आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ज़्यादा मोबाइल हो जाते हैं, ज़्यादा मूव करते हैं, ठीक है। मोबिलिटी मूव करना ही होता है, जो आपके आयंस मूव करते हैं। तो आपका जो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हुआ है, ऑब्वियसली बात है जब वो ज़्यादा मूव कर रही हैं तो रेजिस्टेंस तो कम होगा इंसुलेशन का, एंड डाइलेक्ट्रिक बिकम कंडक्टिंग, और डाइलेक्ट्रिक क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। सो हाँ जी, जब आपका मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी, यानी कि ये बात किसकी हो रही है, एट द स्पॉट डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की, कि जब आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो चुका है, आपका मोबिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, ब्रेकडाउन हो गया तो एटम्स फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, एंड आपकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस इज़ ट्रू। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स एग्जिबिट फेरो इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि फेरो इलेक्ट्रिसिटी को एग्जिबिट करता है। अभी फेरो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो आपकी ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं जिनकी अभी तक आप बात करते आ रहे हो, ये जब आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है एक्सटर्नली, जब आप सप्लाई करते हो तो आपके क्या बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। कंडक्टर उस टाइम पे आपकी कंडक्टिविटी शो करना स्टार्ट करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो आपकी क्या होती है, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। एंड इनमें से कौन सा हमारा फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो है हमारा रोकले सॉल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी रोकले सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9,
कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आर्गन एटम। आपको क्या करना है, आर्गन एटम की पोलराइजेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। होज एप्सिलन आर, यानी कि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, क्या वैल्यू है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, एंड आपको एन की वैल्यू दे रखी है, यानी कि नंबर डेंसिटी, कितने नंबर्स आपके पर यूनिट वॉल्यूम में लाई कर रहे हैं वो आपको क्या बताना है, पोलराइजेबिलिटी बताना है। सो इसमें कुछ नहीं करना, आपकी जो पोलराइजेबिलिटी रहने वाली है वो क्या रहती है, वो आपकी एप्सिलन नोट, जो आपकी सिंपल ससेप्टिबिलिटी होती है, एप्सिलन आर -1, एप्सिलन आर क्या है आपका, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, एंड डिवाइडेड बाय एन, आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एप्सिलन नोट की वैल्यू तो हम सब जानते ही हैं, एप्सिलन आर भी आपका गिवन है, एन भी आपका गिवन है, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कीजिए और आपके पास क्या आ जाएगी, पोलराइजेबिलिटी। सो इसको कैलकुलेट करके देखिए, एंड कैलकुलेट करने के बाद हिंट में बता देती हूँ, आंसर आपका रहने वाला है बी। ठीक है, सो एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं हो रहा है तो बताइए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटीरियल। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही कैलकुलेट करना है मटीरियल का। व्हेन इंसर्टेड इन अ पैरेलल कंडेंसर ऑफ एरिया 10 मिलीमीटर क्रॉस 10 मिलीमीटर, यानी कि वो जो आपका कैपेसिटर है, कंडेंसर है, उसका एरिया गिवन है आपको, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, एंड उसकी सेपरेशन भी गिवन है, 2 मिलीमीटर सेपरेशन है, ये उसका एरिया है, एंड वो क्या दे रहा है, कैपेसिटेंस दे रहा है 10⁻⁹ फैराड का। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन हम इवन 12th क्लास में भी करते आए थे। हम क्या करते हैं, जो आपका कैपेसिटेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलन नोट एप्सिलन आर ए डिवाइडेड बाय डी। सी आपका कैपेसिटेंस भी गिवन है, एप्सिलन नोट ससेप्टिबिलिटी तो हम जानते ही है, एप्सिलन आर आपको निकालना है, एरिया भी आपको गिवन है, डिस्टेंस भी आपको गिवन है। सो सिंपली क्या करना है, ये निकालने के लिए आप डी को यहाँ भेज दीजिए, डी सी एंड एप्सिलन नोट ए, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करिए एंड सोल्व करिए, आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन। सो सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या रहने वाला है, सी। इसको ट्राई करके देख लीजिए, सिर्फ कैलकुलेशन का काम है, फॉर्मूला आपके सामने है ही। सो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन सॉलिड फिजिक्स के या फिर फिजिक्स ऑफ मटेरियल के रिलेटेड टू डाइलेक्ट्रिक, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।